नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया रोग की वंशांगति के बारे में। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है, एक जेनेटिकल डिजीज़ होता है जिसमें क्या होता है कि रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। तो इस एंजाइम को बनाने वाले जीन में परिवर्तन हो जाता है, और जब परिवर्तन होगा तो वो एंजाइम नहीं बनता है। जब एंजाइम नहीं बनता है तो रक्त का थक्का बनने के लिए जो कारक चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो हम इसकी हम शुरुआत करते हैं। इसमें क्या दिया है कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि स्त्री, हम सभी जानते हैं कि एक मानव की एक कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46, यानी कि 46। ठीक है, तो 46 में से स्त्रियों की बात करते हैं, अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो 44 तो XX, यानी कि ये सेम होते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। और प्लस जो जो आखिरी जोड़ा होता है, जो 23rd पेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं XX। इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि यही जो गुणसूत्र होता है ये लिंग का निर्धारण करता है, आखिरी वाला जोड़ा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र। बाकी तो कायिक कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, क्योंकि ये इनका कुछ और काम होता है, बाकी ये लिंग को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। और अगर बात करते हैं पुरुष की, तो सब कुछ सेम होता है, 44 इसका भी होता है, लेकिन इसका जो आखिरी पेयर होता है, यहाँ पे जो जैसे स्त्री में था XX, यहाँ पे हो जाता है X और Y। ठीक है, याद रखिएगा, पुरुष में X तथा Y आखिरी पेयर, और स्त्री में XX। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यही दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। XX और XY यही दोनों आगे चल के काम आएंगे हमारे लिए। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि अगर अगर जहाँ पे लिख दिया X तथा Y, वहाँ बात करेगा पुरुष की। जहाँ पे लिख दिया X और X, वहाँ पे बात करेगा किसी स्त्री की, किसी फीमेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है इस रोग के बारे में कि अगर स्त्री के लिंगी गुणसूत्र, बताया भी कि लिंगी गुणसूत्र क्या होता है, जो आखिरी पेयर होता है उसी को बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो अगर लिंगी गुणसूत्र में से किसी एक जीन, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे X है, यहाँ भी X है, अगर इसमें से किसी एक जीन में परिवर्तन आया, किसी एक हीमोफिलिक जीन में परिवर्तन आया, तो जो स्त्री होगी वो वाहक होगी। वाहक का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज़ का वाहन करते हैं। ठीक है, वाहक का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ढोने वाला। तो अगर स्त्री के एक गुणसूत्र में परिवर्तन आएगा तो वो स्त्री वाहक कहलाएगी। लेकिन अगर उसी स्त्री के दोनों गुणसूत्रों के जीन्स में परिवर्तन आ गया तब वो स्त्री रोगी होगी। ठीक है, याद रखिएगा इतना। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्त्री के बारे में कि स्त्री का जो आखिरी जो ये 44 तो सेम होता है, बाकी जो आखिरी पेयर होता है इसको बोलते हैं X और X। ठीक है, अगर इस एक X में मान लेते हैं कि पहले वाले X वाले जीन में परिवर्तन आ गया, और जब एक ही X के जीन में परिवर्तन आया तब ये स्त्री कहलाएगी वाहक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीन में परिवर्तन, एक ही गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन आया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वाहक। और यहाँ पे ये रोगी तो नहीं कहलाएगी, लेकिन ये रोग का वहन करेगी, रोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कह सकते हैं स्थानांतरित कर सकती है अपने संतानों में। और इसके कुछ थोड़े से इसके माइल्ड इफ़ेक्ट होंगे। इसका क्या होगा कि इसमें थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम था उसका निर्माण जो है वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं एक और केस की, तो यहाँ पे 44 प्लस X तथा X। अब यहाँ पे देखिए जो ये जो H दिखा रहा है, ये H दिखा रहा है, H से हो गया हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया को पैदा करने वाला जीन इस गुणसूत्र के पर इस स्थान पर मौजूद था। तो यहाँ पे इसको गोला क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें परिवर्तन आ गया है, और जब परिवर्तन आ गया है तो ये रोग पैदा करेगा। देखिए यहाँ भी परिवर्तन आया है, यहाँ भी परिवर्तन आया है। याद रखिएगा इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं ये X है, ये X है। हीमोफीलिया रोग को पैदा करने वाला जीन हमेशा X गुणसूत्र पर पाया जाता है। अब मान लेते हैं वो जीन यहाँ पे मिल रहा था, और यहाँ पे किसी कारणवश इसमें क्या गया, परिवर्तन आ गया, इसमें उत्परिवर्तन हो गया। जब इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो ये जो अगर मान लेते हैं अगर एक में हुआ और एक सामान्य गुणसूत्र है तब तो वो वाहक। लेकिन यहाँ पे देखिए इस केस में दोनों गुणसूत्रों में परिवर्तन आ गया है, दोनों गुणसूत्रों के जीन्स में परिवर्तन आ गया है, इसलिए ये जो महिला होगी वो रोगी कहलाएगी। ये महिला ही होगी, क्योंकि यहाँ पे आखिरी पेयर हमेशा X और X है। ठीक है,
अगर यहाँ पे एक्स वाई होता तब ये पुरुष की बात करता, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स है, इसका मतलब ये महिला की बात कर रहा है। तो ये जो महिला होगी ये रोगी होगी क्यों होगी? क्योंकि इसके दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है विभिन्न परिस्थितियों में हीमोफीलिया रोग की वंशांगति, यानी कि कई सारी कंडीशंस होती हैं। हीमोफीलिया रोग कैसे जाता है संतानों में, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे स्थानांतरित होता रहता है। यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं। अगर मान लेते हैं आखिरी जो जोड़ा है वो एक्स और एक्स है, और इसमें केवल एक एक्स वाले जीन पर परिवर्तन आया है, तब ये कहलाएगी वाहक स्त्री। अभी बताया आपको, पहले पीछे बताया गया आपको, ठीक है। वाहक स्त्री कब कहलाएगी? जब इसके केवल एक ही गुणसूत्र में परिवर्तन आएगा। और अगर केवल एक्स एक्स है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सामान्य स्त्री होगी, इसमें कोई न रोग होगा न कोई वाहक होगा। और अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, इसका मतलब यहाँ पे पुरुष की बात कर रहा है, क्योंकि वाई गुणसूत्र हमेशा पुरुष में मिलता है, मेल्स में मिलता है। तो अब जो अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे इस पे उपस्थित जीन में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है, तब ये पुरुष वाहक नहीं होगा, ये रोगी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स गुणसूत्र मिल रहा है, दो एक्स गुणसूत्र नहीं मिल रहे हैं, तो ये रोगी पुरुष। और अगर एक्स और वाई है केवल सिर्फ, तो ये सामान्य पुरुष। इस एच का मतलब यही है कि इसमें इस गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में परिवर्तन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर स्त्री के दोनों गुणसूत्रों में परिवर्तन आ गया, तब ये रोगी स्त्री कहलाएगी। दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए दिया है पहला कंडीशन क्या है कि जब एक वाहक स्त्री का विवाह किससे होगा? सामान्य पुरुष से। यहाँ पे देखिए वाहक स्त्री कहाँ लिखा है? यहाँ पे वाहक स्त्री का चिन्ह क्या होगा? ये वाला, क्योंकि वह बताए थे वाहक स्त्री कब होगी? जब एक ही गुणसूत्र के पर उपस्थित जीन में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे एक ही की बात कर रहा है, तो ये मान लेते हैं ये इस प्रकार की स्त्री का विवाह होता है किसके साथ? सामान्य पुरुष। सामान्य पुरुष कहाँ पे है? यहाँ पे। सामान्य पुरुष का सभी लोग जानते होंगे आखिरी पेयर हमेशा एक्स वाई होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाहक स्त्री है, यहाँ पे सामान्य पुरुष है। अब इनमें विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद जनन की प्रक्रिया होगी। जब जनन होता है तो युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए जब युग्मक बनता है किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो यहाँ पे ये दोनों जो जीन्स हैं या फिर जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक्स, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। वैसे ही यहाँ भी सामान्य पुरुष में यहाँ भी एक्स अलग हो जाएगा और वाई अलग हो जाएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में क्रॉस करेंगे, या फिर कह सकते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं, अगर देखिए अगर ये वाला एक्स जुड़ता है आपका इस वाले से, तो एक्स एक्स, और यही वाला एक्स अगर इस वाई से जुड़ता है तो एक्स वाई, और अगर ये वाला एक्स जुड़ता है इस एक्स से तो एक्स एक्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और अगर यही वाला एक्स इससे जुड़ता है तो ये एक्स वाई। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो चारों देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जो है कि युग्मक बन गए हैं, युग्मक का निर्माण हुआ है। यहाँ पे वाहक स्त्री है, यहाँ पे सामान्य पुरुष है। दोनों की शादी हुई, दोनों का विवाह हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है? अब इनके बच्चों में किस प्रकार से ये रोग जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया गया। तो यहाँ पे युग्मक बन गए हैं दोनों। युग्मक का मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणसूत्र थे, अब यहाँ पे ये अलग अलग हो गए। अलग का मतलब ये आधे आधे हो गए हैं। यहाँ ये एक्स अलग हो गया है, ये एक्स अलग हो गया है, ये एक्स अलग, ये वाई अलग। अब अगर इस एक्स का क्रॉस इससे जुड़ेगा ये, तब ये एक्स एक्स, अगर यही एक्स इससे जुड़ेगा तो एक्स वाई, और अगर ये वाला एक्स इससे जुड़ेगा तो एक्स एक्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। और अगर ये वाला एक्स फिर दोबारा इससे जुड़ेगा, यहाँ देखिए ऐसे गया है, हाँ, तो ये एक्स और वाई। अब देखिए ये जो होगा ये एक्स वाई, यानी कि सामान्य पुत्र होगा, यानी कि जो एक सामान्य पुत्र होगा। और यहाँ भी एक्स एक्स है, ना रोगी ना वाहक, तो ये सामान्य पुत्री होगी। एक्स एक्स हमेशा पुत्री का होता है, यानी डॉटर फीमेल्स का होता है। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे ये तो होगी स्त्री, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्स हैं, और यहाँ पे इसके एक ही गुणसूत्र के वाले जीन पर परिवर्तन आया है, इसलिए ये जो स्त्री होगी ये वाहक कहलाएगी, वाहक पुत्री। और फिर उसके बाद ये वाला जो पुत्र पैदा हुआ है एक्स वाई, यानी कि इसका जो इसमें ये रोगी होगा, क्योंकि एक्स गुणसूत्र पुरुषों में एक ही पाया जाता है आखिरी पैर में, लिंगी गुणसूत्र में, इसलिए अगर एक में भी परिवर्तन आया तो वो पुत्र जो होगा वो रोगी कहलाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन आती है कि अगर रोगी पुरुष तथा सामान्य स्त्री का आपस में विवाह कराया जाए। तो रोगी पुरुष का ये हो गया एक्स और वाई, इसके यहाँ वाले एच दिखा रहा है कि इसमें परिवर्तन आ गया है। और सामान्य स्त्री का मतलब नॉर्मल स्त्री, उसको ना कोई रोग है, ना वाहक है, ना रोगी है। अब इसमें युग्मक बनेंगे। सबसे पहले युग्मक का मतलब गैमेट्स होता है जो आधे आधे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये एक्स अलग हो गया, ये वाई अलग हो गया, ये एक्स अलग, ये एक्स अलग। अब जब ये आपस में कह सकते हैं, जब ये युग्मक आपस में क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, तो जो नई संतानें बनेंगी, जैसे मान लेते हैं अगर ये एक्स इससे मिलेगा तो एक्स, अगर ये वाई इससे मिलेगा तो एक्स वाई, अगर यही वाई इससे मिलेगा तो फिर एक्स वाई, और अगर ये वाला एक्स इससे मिलेगा तो एक्स एक्स, और ये वाला एक्स इससे मिलेगा तब भी एक्स एक्स। यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक्स तथा वाई है ना, एक्स तथा वाई। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे रोगी पुरुष है, यहाँ पे सामान्य स्त्री है, यहाँ पे युग्मक बना, गैमेट निर्माण हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद कह सकते हैं कि ये आपस में क्रॉस होंगे। क्रॉस का मतलब ये आपस में जुड़ेंगे। अगर ये वाला वाई जुड़ता है इसके साथ तब ये बनेगा एक्स वाई, अगर यही वाला वाई इसके साथ जुड़ता है तो ये एक्स वाई, अगर ये वाला एक्स इसके साथ जुड़ता है तो एक्स एक्स, अगर यही वाला एक्स इसके साथ जुड़ता है तो एक्स एक्स। अब देखिए ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई हमेशा दर्शाता है मेल्स को, यानी पुरुषों को। तो ये जो पुरुष होंगे ये सामान्य होंगे, नॉर्मल होंगे, इनको कोई रोग नहीं होगा, इनको हीमोफीलिया नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम इनकी, देखिए यहाँ पे एक्स एक्स, ये एक्स एक्स, अगर दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स हैं तो इसका मतलब ये स्त्री होगी। और जब स्त्री होगी, देखिए इसमें भी यही हाल है, यहाँ भी एक्स एक्स है तो ये भी स्त्री होगी। अब यहाँ पे अभी इससे पहले आप लोगों ने जाना था कि जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में परिवर्तन आता है तब ये वाहक कहलाती हैं। तो ये भी स्त्री वाहक कहलाएगी, ये भी स्त्री वाहक कहलाएगी। यानी कि जो पुरुष होंगे वो तो सारे सामान्य होंगे, लेकिन जो स्त्रियां होंगी, जो पुत्रियां होंगी, वो कैसी होंगी, वाहक होंगी, वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन लेकर क्रॉस करा सकते हैं। अगर 2 एग्जांपल आपको बता दिया गया है, इसी के आधार पे आप अगर मान लेते हैं आपको क्रॉस कराना है होमवर्क में रोगी पुरुष तथा वाहक स्त्री के बीच में, तो रोगी पुरुष का क्या हो जाएगा, पहले तो आपको याद होना चाहिए पुरुष का एक्स तथा वाई होता है। अब रोगी है, इसका मतलब यही है, इसका परिवर्तन आया है, ये हो गया रोगी का। और अगर मान लेते हैं वाहक स्त्री है, इसका मतलब स्त्री का होता है एक्स तथा एक्स। अब इसके एक ही में परिवर्तन आएगा तभी ये वाहक कहलाएगी, अगर दोनों में आ गया तभी रोगी कहलाएगी। तो इन दोनों के बीच क्रॉस कराइएगा, ये आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा आप लोग कि इसमें कितने सामान्य होते हैं, कितने वाहक होते हैं, कितनी रोगी होती हैं। ठीक है।